नमस्कार दोस्तों, शेखावाटी एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज है 18 जून और 18 जून 2026 से भारत और विश्व से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उन पर करेंगे अपन डिस्कस, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए होंगे महत्वपूर्ण। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज का सुविचार: कमजोर होना कोई पाप नहीं है, लेकिन कमजोर बने रहना और अपनी स्थिति को बदलने का प्रयास न करना निश्चित रूप से एक अपराध है। कि मतलब इंसान हो सकता है कमजोर हो, पैदा ही कमजोर हो, ये कोई पाप नहीं है, लेकिन फिर अगर इंसान कोई कोशिश नहीं करता, कोई प्रयास नहीं करता है अपनी प्रोग्रेस के लिए, तो वो बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए हर इंसान को अपनी प्रोग्रेस करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए करते हैं क्वेश्चनों की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1, आईआईटी हैदराबाद और फ्रांस की डसोल्ट सिस्टम्स द्वारा कोडेन केंद्र की शुरुआत की गई है। मतलब आईआईटी हैदराबाद, अपनी जो आईआईटी है हैदराबाद, भारत की तो कौन होगी, आईआईटी हैदराबाद, और फ्रांस की तरफ से फ्रांस की डसोल्ट सिस्टम द्वारा कोडेन केंद्र की शुरुआत की गई है। मतलब भारतीय कंपनी आईआईटी कंपनी हैदराबाद द्वारा और फ्रांस की कंपनी है डसोल्ट सिस्टम, इन दोनों ने एमओयू करके, समझौता करके एक कोडेन केंद्र की शुरुआत की है। और कहाँ पर की है, हैदराबाद में ही की है। कहाँ पर की है, हैदराबाद में की है। अब इसको पूरा डिटेल से देखो। आईआईटी हैदराबाद और फ्रांस की कंपनी डसोल्ट सिस्टम्स भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियर सेंटर, भारत देश का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करेंगे, कोडेन नाम से प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस पहल में कोस्टल इंजीनियरिंग पीवीटी लिमिटेड या सीपीएल इंडिया भी साझेदार के रूप में शामिल है, लेकिन मेन साझेदारी आईआईटी हैदराबाद के साथ है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, कौन कौन सी कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है? आईआईटी हैदराबाद, ये तो भारत की कंपनी होगी। फ्रांस की कंपनी होगी डसोल्ट सिस्टम्स। ये दोनों कंपनियों ने समझौता किया है और हैदराबाद में एक न्यूक्लियर इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? हैदराबाद में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग सेंटर कोडेन नाम से स्थापित कर रहे हैं, जो भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग सेंटर होगा। और इनके साथ में एक कंपनी, सहयोगी कंपनी और कौन सी है जो भारत की है, कोस्टल इंजीनियरिंग पीवीटी लिमिटेड या सीपीएल इंडिया की भी इसमें साझेदारी। कोडेन का पूरा नाम देखो, सेंट्रल ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, मतलब परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करना। स्थान आईआईटी हैदराबाद है। कहाँ पर ये बनाया जाएगा? भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग सेंटर कोडेन कहाँ स्थापित किया जाएगा? आईआईटी हैदराबाद में। साझेदार कौन कौन साझेदार हो गए इसमें? आईआईटी हैदराबाद, फ्रांस की डसोल्ट सिस्टम, और फिर एक कंपनी और सहयोगी कंपनी होगी सीपेल इंडिया। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। कार्यक्रम, अभी G7 का सम्मेलन चल रहा है। भारत देश का प्रधानमंत्री पीएम मोदी फ्रांस गए हुए हैं, तो वहां पर एक इनोवेट्स मीट होती है, और वो कहाँ पर होती है? निस फ्रांस में होती है। कहाँ पर होती है? निस फ्रांस में होती है। भारत इनोवेट्स 2026, कौन से कार्यक्रम में यह समझौता हुआ है? भारत इनोवेट्स 2026 कहाँ पर हुई है? निस फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें यह समझौता हुआ है इन कंपनियों का कि भारत में यह स्थापित किया जाए प्रथम न्यूक्लियर इंजीनियरिंग सेंटर। उद्देश्य क्या है इसका? न्यूक्लियरिंग इंजीनियरिंग, डिजाइन, सिमुलेशन, सुरक्षा, स्किल्ड मैन पावर डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। और भारत ने परमाणु ऊर्जा के लिए एक
नीति भी जारी कर रखी है। कौन सी है? शांति बिल 2025 पारित किया था। और भारत का लक्ष्य क्या है? परमाणु ऊर्जा क्षमता का 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करना। बहुत मोस्ट है। भारत परमाणु ऊर्जा में कितनी क्षमता का लक्ष्य रखा है? 100 गीगावाट। कब तक? 2047 तक, अपने भारत के आज़ादी के 100वें वर्ष में। इसकी तकनीकी देखो, 3D एक्सपीरियंस, वर्चुअल सिमुलेशन और बेहतर डिजाइन है इसमें। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब इस पर क्वेश्चन देखिए। एक, फ्रांस की डसोल्ट सिस्टम और आईआईटी हैदराबाद के बीच एमओयू के अनुसार भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग सेंटर कोडेन आईआईटी हैदराबाद कैंपस में स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल सही है। भारत की आईआईटी हैदराबाद, फ्रांस की कंपनी डसोल्ट सिस्टम, नीस फ्रांस में समझौता हुआ है, सहमत हुए हैं दोनों देश, और उसमें भारत का पहला न्यूक्लियरिंग इंजीनियरिंग सेंटर कोडेन नाम से आईआईटी हैदराबाद कैंपस में स्थापित किया जाएगा। 2 का देखो, कोडेन भारत की न्यूक्लियर इंजीनियरिंग स्किल पाइपलाइन को मजबूत करेगा। बिल्कुल 2 भी सही है। 3 देखो, भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर उत्पादन लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया है। बिल्कुल, इससे बहुत सहयोग मिलेगा। 4 देखो, भारत में परमाणु ऊर्जा लक्ष्य के लिए शांति बिल 2025 पारित किया गया। तो इसके सभी कथन क्या हैं? सभी कथन सत्य हैं। ये शांति बिल है, ये लोकसभा से पास हुआ था, लोकसभा से 17 दिसंबर 2025 और राज्यसभा से 18 दिसंबर 2025 को ये बिल पारित हुआ था। इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? मतलब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या? अगली पीढ़ी के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार करना। अगली पीढ़ी के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार करना, सुरक्षा देना। सुरक्षा देना इसकी क्या होगी? प्राथमिकता होगी। सुरक्षा देना इसकी प्राथमिकता होगी। और ये एग्रीमेंट, समझौता दोनों देशों के बीच कहां पर हुआ है? भारत इनोवेट्स सम्मेलन, जो कहां पर है? नीस फ्रांस में 2026 में। और इसके अंदर 120 डीप टेक स्टार्टअप और 15 प्रीमियम इंस्टीट्यूशन को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो। यूएसए देश ने सौर तूफानों की चेतावनी देने वाले SolarOne उपग्रह को लॉन्च किस रॉकेट से किया? मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका देश ने सौर तूफानों की चेतावनी देने वाले SolarOne उपग्रह को लॉन्च किया है। तो SolarOne उपग्रह को लॉन्च करने वाला देश कौन है? यूएसए है। इसका मतलब क्या है? क्या चेतावनी देगा? सोलर या सौर तूफानों की ये अपने को चेतावनी देगा। तो इसको लॉन्च किससे किया है? फाल्कन 9 रॉकेट से। किससे किया है? फाल्कन 9 रॉकेट। ये किसकी कंपनी है? स्पेस एक्स की। रॉकेट किसका है? स्पेस एक्स कंपनी का है। और इसका मालिक कौन है? एलन मस्क, जो विश्व का सबसे ज्यादा धनाढ्य व्यक्ति है। वर्ल्ड का पहला व्यक्ति जो 1 ट्रिलियन का मालिक बन गया है। 176 देशों के बराबर इसकी अकेले की पूंजी है। तो SolarOne उपग्रह लॉन्च करने वाला देश कौन है? यूएसए, अमेरिका। ये क्या बताएगा? SolarOne किसकी चेतावनी देगा अपने को? सौर तूफानों की। किस रॉकेट से लॉन्च किया है? फाल्कन 9 रॉकेट से किया है। फाल्कन 9 रॉकेट किस कंपनी का है? स्पेस एक्स कंपनी का है। स्पेस एक्स कंपनी का मालिक कौन है? एलन मस्क है, जो 1 ट्रिलियन, पहला व्यक्ति है जो 1 ट्रिलियन पूंजी का मालिक है। और 176 देशों के बराबर इसके पास पूंजी है। और इसके साथ ही एक टेलीस्कोप और भेजी थी। कम्पैक्ट कोरोनोग्राफ टेलीस्कोप भी इसके साथ ही लॉन्च की थी। इसके साथ ही एक
टेलीस्कोप और भेजी थी कंपैक्ट क्रोनोग्राफ टेलीस्कोप, इसी के साथ भेजी थी सोलर वन के साथ ही। तो किस व्हीकल से लॉन्च किया था? फाल्कन 9 व्हीकल से, और ये 2025 में लॉन्च किया गया था। तो अब अपन इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 2026 में काम शुरू किया है। 2026 में इसने क्या करना शुरू किया है? काम करना शुरू किया है। और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? नासा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? नासा है। और ये पहला स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट है। सोलर वन उपग्रह है, ये पहला स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट है जो सौर तूफानों की चेतावनी देगा। और ये स्थापित कहाँ किया गया है? L1 पॉइंट पर स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? L1 पॉइंट पर स्थापित किया गया है, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जहां गुरुत्वाकर्षण समान होता है, बराबर होता है, वहां पर ये छोड़ा गया है। और जहां पर गुरुत्वाकर्षण बराबर होता है, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? लंगराज पॉइंट कहा जाता है। कौन सा पॉइंट कहा जाता है? लंगराज पॉइंट। लंगराज पॉइंट कहा जाता है। जो कितने लंगराज पॉइंट हैं? कितने? 5 हैं। लंगराज पॉइंट हैं कितने? 5 हैं। और पृथ्वी से इनकी कितनी दूरी है? पृथ्वी से दूरी कितनी है? 1.6 मिलियन किलोमीटर। कितनी दूरी है? 1.6 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी है। तो सोलर वन उपग्रह छोड़ा गया है, अमेरिका के द्वारा छोड़ा गया है। व्हीकल कौन सा काम में लिया है? फाल्कन 9 काम में लिया है। किस कंपनी का है? स्पेस एक्स का है। इसका मालिक कौन है? एलन मस्क है। और इसके साथ में एक टेलीस्कोप भी भेजा गया है, कंपैक्ट क्रोनोग्राफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का 130वां यूनिकॉर्न बना सवरम एआई। मतलब भारत देश का एक यूनिकॉर्न और बना है। कौन से नंबर का बना है? 130वें नंबर का बना है। और इसका नाम क्या है? सर्वरम एआई। एआई आगे लग रहा, तो इसका मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। कौन सा यूनिकॉर्न बना है? 130वां यूनिकॉर्न बना है। यूनिकॉर्न कहते किसको? यूनिकॉर्न क्या होता है? कि ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन 1 मिलियन हो जाए। कि ऐसा नया स्टार्टअप जिसकी वैल्यू कितनी हो जाए? 1 मिलियन हो जाए। कितनी हो जाए? 1 मिलियन का वो हो जाए, वो ही यूनिकॉर्न में शामिल हो जाता है। इसकी स्थापना कब हुई है? 2023 में। और किस सेक्टर से है? जनरेटिव एआई या सोवर्जन एआई से है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। इसको बनाने वाले कौन थे? विवेक राघवन और प्रत्यूष कुमार। फंडिंग राउंड, कितनी फंडिंग की गई है? कितने पैसे इकट्ठे किए गए हैं इनके द्वारा? 234 मिलियन। और अब इसकी 234 मिलियन पैसे इकट्ठे करने के बाद में इसकी वैल्यू क्या हो गई है? 1.5 बिलियन। सबसे ज्यादा किस कंपनी ने इसमें भाग लिया है? लीड किसने की है? HCL टेक्नोलॉजी। भारत की एक टेक कंपनी है, IT कंपनी है HCL। इसने इसमें सबसे ज्यादा पैसे लगाए हैं। इस कंपनी का जितना वो है वैल्यू, उसका 10% अब HCL टेक्नोलॉजी के पास हो गया है। 10.5% इसके पास हो गए। और ये किस पर फोकस कर रहा है? भारतीय भाषाओं के बीच ट्रांसलेशन पर। भारतीय जो भाषाएं हैं उसके ट्रांसलेशन पर फोकस कर रहा है। और कितनी भाषाओं का अनुवाद? भारतीय भाषाओं का अनुवाद करेगा? 22 भाषाओं का भारतीय भाषाओं का ये अनुवाद करेगा। मतलब भारत की जो संविधान में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, उनको सबको ये ट्रांसलेट करेगा। इसका मुख्य काम ही क्या है? भाषा को एक दूसरे की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, बदलना। अब इस पर क्वेश्चन देखो। सर्वरम एआई के बारे में असत्य कथन है। सर्वरम एआई भारत का 130वां यूनिकॉर्न है। बिल्कुल, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है।
सर्वरम एआई की स्थापना विवेक राघवन और प्रत्यूष कुमार ने बेंगलुरु में की और बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है 2023 में की थी। सर्वम एआई ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में 234 मिलियन जुटाए। कौन सी फंडिंग राउंड थी इसकी? सीरीज बी। और कितने पैसे जुटाए हैं? 234 मिलियन। सर्वम एआई ने फंडिंग राउंड में HCL टेक ने लीड किया था और अब इसमें कितना स्टेक हो गया है? 10.5%। सर्वरम एआई 22 भारतीय भाषाओं के लिए एआई सॉल्यूशन पर काम करेगा। यह इंडियन डीप टेक और एआई इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण माइल स्टोन है, मतलब एक नया मील का पत्थर साबित हुआ। तो इसके सब कथन क्या हैं? सत्य हैं। सब कथन इसके क्या हैं? सत्य हैं। यह भारत का पहला एआई आधारित स्टार्टअप है जो यूनिकॉर्न बना है। आज का जमाना किसका है? एआई का है। एआई ने पूरा एक दुनिया को ही चेंज कर दिया है। हर फील्ड में एआई का यूज हो रहा है। तो ये भारत का पहला एआई आधारित स्टार्टअप है जो यूनिकॉर्न बना है। ये अपने देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और इसने क्या लॉन्च किया था? किसका विकास किया है? विक्रम LLM। विक्रम LLM का क्या किया है? विकास किया। किसने? सर्वम एआई ने। लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल है और ये 22 भाषाओं में काम करेगा। कितनी भाषाओं में काम करेगा? 22 भाषाओं में ये काम करेगा। स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। 16 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत देश ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडियन मिशन शुरू किया था। क्या शुरू किया था? स्टार्टअप इंडियन मिशन शुरू किया था। इसीलिए 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर से किस पुस्तक को लॉन्च किया है? मतलब अपने राज्य, कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश राज्य है और उसका मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू है। और इसने सिंगापुर देश से एक पुस्तक का विमोचन किया है। तो उस पुस्तक का नाम क्या है? CBN@360 डिग्री पॉलीमैथ। और इसका विषय क्या है पुस्तक का? अपनी लीडरशिप और फैसले लेने की क्षमता का विवरण करना। मतलब इस मुख्यमंत्री की ही, चंद्रबाबू नायडू की कैसी लीडरशिप रही है, इसके निर्णय लेने की क्षमता कैसी थी, वो इस पुस्तक का विषय है। और इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास प्रसाद है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। जियो प्लेटफॉर्म WIPO की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली मात्र एक भारतीय कंपनी बनी है। जियो प्लेटफॉर्म, जो अपने जियो की सिम यूज करते हैं ना, उसी की बात है। तो जियो प्लेटफॉर्म ये किसकी कंपनी है? मुकेश अंबानी की कंपनी है। और WIPO की, ये WIPO है, ये एक रैंक जारी करता है और ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल किया। मतलब WIPO ने पेटेंट की रैंकिंग जारी की है जिसमें अपना जियो कंपनी है, जियो प्लेटफॉर्म, ये ग्लोबल टॉप 20 में शामिल हुआ है और उसका 20वां ही नंबर है। और एकमात्र भारतीय कंपनी है जो इसमें शामिल हुई। रैंक कौन सी है इसकी? 20। और छलांग 320 स्थान के, मतलब पिछली बार ये कौन से स्थान पर थी? 340 पर। हर साल ये रैंक जारी करती है और कितनी शानदार छलांग लगाई है, 320 की छलांग लगा के 20वें नंबर पर पहुंच गई है। और ये मेन कंपनी इसकी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। रैंकिंग सिस्टम क्या होता है? PCT, पेटेंट रैंकिंग, पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रेटी होती है। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। क्या होता है ये? विश्व
बौद्धिक संस्था संगठन, ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। किसकी एजेंसी है? संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र की ये क्या है? एजेंसी है। और ये जो है ये WIPO ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट आदि का संरक्षण करती है। क्या करती है? संरक्षण करती है। मतलब किस कंपनी को किसका पेटेंट दिया जाएगा, उसका ट्रेडमार्क, उसकी कॉपीराइट, इनका क्या करती है? ये संरक्षण करती है। और पीसीटी क्या होती है? कि जिसके माध्यम से कोई कंपनी या इन्वेस्टर एक ही इंटरनेशनल एप्लीकेशन के जरिए कई पेटेंटों को प्रोटेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है इसके द्वारा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WIPO का मुख्यालय किस देश में है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और जियो प्लेटफॉर्म का मुख्य फोकस किस पर है? 5G, 6G, AI, क्लाउड नेटवर्क स्लाइसिंग पर है। अब देखो, इसने टोटल कितने पेटेंट फाइल किए थे? 6017। कब तक? 31 मार्च 2026 तक जियो प्लेटफॉर्म ने कितने पेटेंट फाइल किए हैं? 6017। और पेटेंट फाइल किससे कर सकते हैं? PCT प्लेटफॉर्म से अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। और फिर इनकी रैंकिंग कौन जारी करती है? WIPO। इसके द्वारा अपन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। भारत में कितने किए इसमें से? 6017 में से 2393। विदेशों में कितने किए? 4424। मतलब विदेशों में ज्यादा किए हैं। और ग्लोबल ग्रांटेड पेटेंट कितने हैं इसके? 1009 है। अब इस पर शानदार क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन देखो, कथन ए और कथन आर पर विचार करें। कथन ए, जियो प्लेटफॉर्म WIPO की ग्लोबल पेटेंट रैंकिंग में 320 रैंक की छलांग लगाकर 20वीं रैंक हासिल करने वाली भारत की एकमात्र कंपनी बनी है। कथन ए सही है। कारण आर, जियो का पेटेंट पोर्टफोलियो 5G, 6G, AI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है। पोर्टफोलियो मतलब ये क्या क्या कार्य करती है? 5G, 6G, AI, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक टेक्नोलॉजी है। कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो इसको जरूर ध्यान रखना है। आवेदन प्रक्रिया शुरू किस पर करते हैं? PCT पर। रैंकिंग किसने जारी की है? WIPO ने। कौन सी रैंक आई है? 20वीं रैंक आई है। पूरे विश्व में कौन सी रैंक आई है? 20वीं रैंक आई है इसमें। पेटेंट कितने साल के लिए मिलता है? 20 साल के लिए पेटेंट मिलता है। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। 20वां ही नंबर आया है, 20 साल के लिए ही इसको मिल गया। किनको मिलता है ये पेटेंट? मिलता किसको है? तो कोई नया उत्पाद बनाए जैसे, उसको मिल जाएगा उसके उत्पाद के लिए, या कोई नया तरीका निकाले उसको, मतलब उनको एक पहचान मिल जाती है। पेटेंट फाइल करने में सबसे आगे कौन सा देश रहा है? तो चीन रहा है। कौन सा देश रहा है? चीन रहा है। और भारत कौन से नंबर पर रहा है? 12वें नंबर पर। फाइल पेटेंट करने में भारत 12वें नंबर पर रहा है। और इसमें फर्स्ट कंपनी कौन रही है? जब अपनी जियो प्लेटफॉर्म 20वें नंबर पर रही है, तो फर्स्ट कंपनी कौन सी रही है? हुआवेई कंपनी चीन की है। हुआवेई कंपनी किस देश की है? चीन की है। और भारत में पेटेंट आवेदन में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। भारत में पेटेंट आवेदन करने में तमिलनाडु फर्स्ट स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI भारत और नेशनल म्यूजियम ऑफ डेनमार्क के मध्य एक समझौता ज्ञापन MOU किस जहाज के मलबे के अध्ययन सर्वेक्षण के लिए हुआ है? कि भारत की तरफ से तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है,
और डेनमार्क का नेशनल म्यूजियम ऑफ डेनमार्क। इन दोनों देशों के इनके मध्य में एक समझौता ज्ञापन हुआ है, एमओयू हुआ है, जहाज के मलबे का अध्ययन सर्वेक्षण करने के लिए। तो कौन सी जहाज है वह? ओरेसंड जहाज है। कौन सी जहाज है? ओरेसंड है, कि मतलब 1619 में डेनिश देश का पहला जहाज कराईकल पाडुचेरी भारत आया था और वह वहां पानी में डूबकर नष्ट हो गया था। उसका नाम था ओरेसंड। अब दोनों देशों ने समझौता किया है कि उसके मलबे को ढूंढा जाए। इतनी ही सी बात है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, एनबीए ने डॉक्टर पीएस गोयल की अध्यक्षता में किस कमेटी की गठित की है? किसने किया है? एनबीए ने डॉक्टर पीएस गोयल की शुरुआत में किस कमेटी का पुनर्गठन किया है? तो एनबीए का क्या मतलब होता है? नेशनल बायो अथॉरिटी ने पीएस गोयल की अध्यक्षता में, तो अध्यक्षता किसने की है? पीएस गोयल ने की है। और कमेटी का पुनर्गठन किया है, तो किस कमेटी का किया है? एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी का। किस कमेटी का पुनर्गठन किया है? एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी का। किसकी अध्यक्षता में? पीएस गोयल की अध्यक्षता में। किसने किया है? एनबीए ने। किसने किया है? एनबीए ने किया। इसका उद्देश्य क्या है भाई? इसका पुनर्गठन करने का उद्देश्य क्या है? टिकाऊ कृषि करना, टिकाऊ कृषि करना, पर्यावरण के अनुकूल, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। और किस एक्ट के तहत इसका पुनर्गठन किया गया है? जैव विविधता 2002 के एक्ट के तहत इसका पुनर्गठन किया गया है। एनबीए का गठन कब हुआ था? 2002 के एक्ट के तहत 2003 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। इसका एनबीए का मुख्यालय कहां पर है? चेन्नई में। एनबीए का मुख्यालय किस राज्य कहां पर है? चेन्नई में है। और जैव विविधता 2010 में जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था। जैव विविधता वर्ष कब घोषित किया गया था? 2010 में जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था। और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ है? अमेजोन में। कहाँ पर है? अमेजोन में, जिसे पृथ्वी के फेफड़े भी कहे जाते हैं। पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। अग्निवेद जेट पावर्ड कामिकेज ड्रोन भारतीय सेना में शामिल। भाई आज का दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा किसको काम में ले रहे हैं? ड्रोन को और मिसाइल। बस इन्हीं की लड़ाई बची है। तो अग्निवेद, क्या नाम है ड्रोन का? अग्निवेद जेट पावर्ड, पावर्ड क्या है इसमें? जेट पावर्ड कामिकेज ड्रोन भारतीय सेना में शामिल किया गया है। तो क्या है? ड्रोन है। कामिकेज का क्या मतलब होता है? जाके दुश्मन को नष्ट कर देना और खुद भी उसके साथ ही नष्ट हो जाना। और उसका नाम क्या है? अग्निवेद। अब देखो, कामिकाजी ड्रोन टारगेट से टकराकर खुद नष्ट हो जाता है, इसे आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। लोइटरिंग मुनिशन टारगेट मिलने तक हवा में मंडरा सकता है। मतलब इसको छोड़ते हैं, भेजते हैं, तो ये जब तक इसको टारगेट नहीं मिलेगा ये हवा में उसको सर्च करेगा। उसको सर्च करके ही उसको नष्ट करता है और फिर खुद भी नष्ट हो जाता है। टर्बोजेट पावर्ड जेट प्रोपल्शन से तेज गति प्राप्त करता है। डीप स्ट्राइक दुश्मन के अंदर तक घुसकर यह हमला करता है। प्रेसिजन स्ट्राइक कम कोलेक्ट्रल डैमेज के साथ सटीक हमला करता है। मतलब ज्यादा दाएं बाएं ज्यादा नुकसान नहीं करता, बिल्कुल सटीक हमला, पिन पॉइंट पे हमला करता है। और ये पीस कीपर अग्निवेद है।
समंत कामिकेज ड्रोन। भारतीय सेना को कितने मिले हैं? 106, जिसमें से ऑपरेशन ड्रोन कितने हैं? 100, और ट्रेनिंग ड्रोन कितने हैं? 6 हैं। किस कंपनी ने निर्मित किए हैं? SMPP लिमिटेड कंपनी ने यह बनाया। इसमें क्या तकनीक क्या है? टर्बोजेट पावर्ड, जिसे इसको गति मिलती है। महत्व क्या है इसका? ड्रोन वॉरफेयर, आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। और इसकी सटीकता कितनी है? 5 मीटर, कि ये जहां पर हमला करेगा, अटैक करेगा, जो इसका टारगेट होगा उसके 5 मीटर ही दाएं बाएं या बिल्कुल उसके ऊपर गिरेगा, इससे ज्यादा दूर नहीं गिरेगा। रेंज क्या है? 180 किलोमीटर तक जा सकता है, और स्पीड 450 किलोमीटर 1 घंटे में ये उड़ सकता है। अब इस पर क्वेश्चन देखो। कथन ए, भारतीय सेना को मिले 106 SMPP अग्निवेश जेट पावर्ड कामिकेज ड्रोन एक लॉइटरिंग मुनेशन है। मतलब ये पहले टारगेट को ढूंढता है, फिर उसको नष्ट करता है। यह टारगेट मिलने तक हवा में रहकर टारगेट मिलने पर अपने लक्ष्य को हिट करता है। एक कथन कारण बी भी सही है, सही व्याख्या ये इसकी करता है। अगला क्वेश्चन देखो। केरलम के पहले इसका नाम क्या था? केरल राज्य था। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? केरलम कर दिया गया है। तो केरल राज्य ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना के लिए किस योजना का उद्घाटन किया है? प्रियदर्शनी। मतलब एक प्रियदर्शनी योजना लाई है केरलम सरकार, जिसमें महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को मुफ्त बस यात्रा की जाएगी। और उसका सीएम कौन है? VD सतीशन। कौन है? VD सतीशन है। अगला क्वेश्चन देखो। 17 जून को दुनिया भर में मनाया गया मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस, इसकी थीम क्या है? मतलब मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस कब मनाया गया है? 17 जून को मनाया गया। इसकी थीम क्या है? रेजलैंड्स पहचाने, समान करे और बहाल करे। रेजलैंड्स क्या होते हैं? खुले चरागाहें। खुले चरागाह, कि जितने भी खुले चरागाह होते हैं उनको पहचानो, उनका सम्मान करो और बहाल करो। और COP 17 कहाँ होगी? आयोजन कब होगी? अगस्त 2026 में। और कहाँ पर होगी? उलानबटोर में। उलानबटोर मंगोलिया में। COP 17 कहाँ होगा? उलानबटोर मंगोलिया में होगा। और इसकी थीम क्या रखी है? COP 17 की थीम क्या रखी है? जमीन की बहाली, उम्मीद की बहाली। जमीन की बहाली, उम्मीद की बहाली। उम्मीद की बहाली। तो भारत और विश्व से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना, उस पर अपने डिस्कस किया। आपको कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, आपको बताना। इसी वीडियो के नीचे लिंक ऐप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबके लिंक दे रखे हैं। वहाँ पर अपन इसके PDF नोट्स की PDF मिल जाएगी, वीडियो भी मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।